तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उसके कितने एस्पेक्ट के बारे में ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, देखो whenever we study a chemical reaction, ठीक है भाई, whenever we study a chemical reaction, we are generally concerned with three aspects of it। मेरी बात सुनो भाई, जब भी मैं किसी रिएक्शन को पढ़ रहा होता हूँ ना, मैं उसके तीन एस्पेक्ट के बारे में कंसर्न रहता हूँ। जिसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट पता है क्या होता है, रिएक्शन अपने आप होगी या फिर नहीं होगी। मेरी बात सुनो, जो रिएक्शन अपने आप होती है ना, उनको बोलता हूं मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है अपने आप होना। कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं होती। अपने आप नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो ही नहीं सकती, हो सकती हैं, लेकिन एक्सटर्नल एनर्जी या हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पहला एस्पेक्ट है ना कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी या नहीं होगी मैं बात कर रहा हूं अपने आप होगी या नहीं होगी, तो ये पहला एस्पेक्ट होता है जिसे मैं क्या बोलता हूं, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है गाइस, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सा एस्पेक्ट है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है, यहां ध्यान देना, इट टेल्स अस दैट reaction will occur by itself or not। ये क्या बताता है हमारे को कि रिएक्शन अपने आप होगी या फिर नहीं होगी। ये बात समझ रहे हो। अब सेकंड एस्पेक्ट ध्यान देना भाई, सेकंड एस्पेक्ट क्या है, हाँ फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिबल होने का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप होगी तो मैं क्या बोलूंगा कि वो रिएक्शन फिजिबल है, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी मैं उसे क्या बोलूंगा, फिजिबल नहीं है। ये बात समझना, फिजिबल वर्ड का मतलब पॉसिबल से लेना देना नहीं है। कोई चीज इम्पॉसिबल होती है ना तो वो हो ही नहीं सकती, लेकिन कोई चीज अगर फिजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप नहीं होगी, वैसे वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, इट टेल्स अस दैट रिएक्शन विल अकर बाय इटसेल्फ और नॉट। तो ये बात कौन बताता है, ध्यान देना, ये बात हमारे को बताता है एक चैप्टर होता है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये 11th क्लास का चैप्टर है, क्लास 11, और चैप्टर का नेम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर होता है वो ये एस्पेक्ट बताता है किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी क्या है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। डेल्टा जी होता है वैसे गिब्स फ्री एनर्जी। अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, जो अपने आप हो। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब होता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं, मतलब ये अपने आप हुई थी, जितनी हो सकती थी उतनी हो गई, अब सैचुरेट हो चुकी है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है हमारा सेकंड, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं रिएक्शन का। मान लो आपकी रिएक्शन कौन सी है, मान लो रिएक्शन है आपकी N2 + 3H2 gives 2NH3। आप एक बात बताओ, अगर N2 और H2 से मैं पूछूं, हाँ भाई एक बात बताओ, अपने आप रिएक्ट करके अमोनिया बनाओगे? अगर ये मना कर दे, नहीं बनाएंगे, तो बात खत्म, रिएक्शन फिजिबल नहीं है। समझ गए बात। तो पहला एस्पेक्ट क्या होता है, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। अगर ये कहेगा ना कि हाँ N2 और H2 मिलकर के क्या बना देगा, अमोनिया, तो मैं कहूंगा वाओ रिएक्शन ना फिजिबल है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट पर, जो क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, ये वाली बात समझो।
रिएक्शन आपकी जो स्टार्ट हुई थी N2 और H2 वाली, ये अमोनिया बना रहा है, समझ रहे हो। दूसरा एस्पेक्ट होता है वो ये बताता है कि मान लो अगर मैं N2 की कुछ कॉन्सेंट्रेशन लूं और H2 की कॉन्सेंट्रेशन लूं, तो क्या सारे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे? अरे मेरे कहने का मतलब ये है, क्या रिएक्शन तब रुकेगी जब कोई एक प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। यार कोई भी एक अगर रिएक्टेंट मान लो खत्म हो गया तो रिएक्शन रुकेगी ना। लेकिन मान लो दोनों रिएक्टेंट पड़े हुए हैं तो क्या रिएक्शन रुके? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो प्रोडक्ट बनाते बनाते सैचुरेट हो जाते हैं। जैसे हम भी तो पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन ये है कि दिमाग सैचुरेट हो गया, अब और नहीं पढ़ना। तो सेकंड एस्पेक्ट क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये हमें ये बताता है दैट हाउ मच द रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट। 60% कंप्लीट होगी या 70, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं 10% हुई उसके बाद वो रुक गई। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट खत्म हो गए, बस ये है कि 10% पे वो सैचुरेट हो गई। तो ये एस्पेक्ट क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखो। इट टेल्स अस दैट it tells us that how much the reaction will be क्या गाइस? completed। क्या बताता है गाइस? how much the reaction will be completed। और ये कौन बताता है? जैसे ये आपका 11th क्लास का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स बताता है ना, बोलो जी। ये एस्पेक्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है आपका वही 11th क्लास का ही। चैप्टर का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या नाम है चैप्टर का? इक्विलिब्रियम। ये भी हमारे को, ये किसकी हेल्प से बनाता है? अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो 11th क्लास में केसी हुआ करता था, जो होता था प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर केसी हाई होता था तो मैं कहता था प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, और अगर केसी कम होता तो मैं क्या बोलता था? अगर आपको केसी के बारे में कुछ नहीं भी बताना तो इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप इसका क्या जान लो, मतलब समझ रहे हो बात को? यहां पर ध्यान देना। थर्ड एस्पेक्ट क्या होता है? जो थर्ड एस्पेक्ट है ना रिएक्शन का, वो ये है, हमें ये पता लग गया कि कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो दूसरे एस्पेक्ट पे आया, भाई ये बताओ कितने परसेंट आप होगे। चलो वो भी पता लग गया कि 60% हो रही है या 80% हो रही है। थर्ड एस्पेक्ट आता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड में होगी। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो होती तो 100% है, लेकिन उनकी स्पीड आना बहुत कम होती है। स्पीड बहुत कम होने का क्या मतलब है? हजारों साल ले लिया है। समझ रहे हो? यही बात समझ। तो यहां पर ध्यान दो। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है गाइस हमारा? काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या बताता है हमारे को? इट टेल्स अस दैट हाउ फास्ट द रिएक्शन इज गोइंग टू अकर। कि ये जो भी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, वो कितनी स्पीड से होने वाली है। ये हमारे को बताता है कौन सा? क्लास 12th का चैप्टर। कौन सा भाई? चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और पता है, अगर एक चैप्टर आपको काइनेटिक्स बता रहा है ना, तो मतलब ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो सिर्फ स्पीड के बारे में डिस्कस करती है। इसका फिजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जो फैक्टर्स काइनेटिक्स को चेंज करते होंगे ना, काइनेटिक्स को स्लो कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, उनका फिजिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक्सटेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट के काम में इंटरफेयर। ये तीन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, लेकिन हाँ तीनों रिलेटेड है। पहली ये बात बताना कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। मैंने दोबारा आपको बोला फिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? द रिएक्शन which occur by itself, और जो रिएक्शन itself occur हो रही है उसे मैं बोलूंगा spontaneous। जो अपने आप नहीं हो रही उसे क्या बोलूंगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सारे बच्चे जानते हो पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, लेकिन क्या नीचे से ऊपर अपने आप जाता है? कैसे जाता है? इसका मतलब ये नहीं है कि पानी नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं, जाएगा। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मोटर। अरे मोटर ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, वो पानी को ऊपर चढ़ा देगा नहीं चढ़ा देगा? हमारे घर में पानी ऐसे ही जाता है। समझ गए बात?
तो कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है उसका ये मतलब होता है कि वो अपने आप नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। कोई चीज अगर इम्पॉसिबल होती है ना तो उसका ये मतलब होता है भाई ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? वो एक अलग बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो एक अलग बात है, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, रिसर्च के ऊपर, आप कुछ भी करा सकते हो। लेकिन ये बात समझ में आया फिजिबल और पॉसिबल में क्या डिफरेंस है? पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल का मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता। फिजिबल का मतलब कि अपने आप नहीं हो रहा, एक्सटर्नल हेल्प दोगे तो शायद हो जाएगा। तो ये आपके वो एस्पेक्ट्स हैं जो मैं कोई भी रिएक्शन पढ़ता हूं उनके बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूं। फिलहाल ये वाला एस्पेक्ट और ये वाला एस्पेक्ट इस चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा, सिर्फ कौन सा किया जाएगा? थर्ड वाला, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ये था आपका इंट्रोडक्शन, जल्दी लिख लो इसे। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, अभी फाइनली हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं किससे? डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विद व्हिच द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड, अकर, एक ही बात है, दोनों सही है। तो यहां पर ध्यान देना भाई, इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the speed of a chemical reaction is called chemical काइनेटिक्स। ठीक है भाई, ये अगर आपको एस्पेक्ट नहीं समझ आया तो मेरे को बताओ कि कौन सा पार्ट इसमें नहीं समझ आया। मैंने आपको सिंपल क्या बताया? फिजिबिलिटी बताएगी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, एक्सटेंट बताएगा कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी, और उसके बाद आपको काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा कि किस स्पीड से होगी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जो आप डायमंड खरीदते हो ना गाइस, क्या खरीदते हो? डायमंड। अब कोई भी ज्वेलरी इंसान डायमंड की खरीद के लाता है, लाते हो ना भाई डायमंड। तो या डायमंड की रिंग खरीदी या कोई हार वगैरह खरीदा, मैं रिंग छोटी से छोटी रिंग मानूं कि भाई आप उसमें डायमंड लगाए, 70-80 हजार 1 लाख रुपए तक की आती है। कोई हार खरीदते हो डायमंड का तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख अकॉर्डिंगली आपने कितना डायमंड लगा रखा है, आता है ना इतना। तो मेरी बात सुनना, जो डायमंड आपने खरीदा है ना, एक दिन वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्रेफाइट में। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है डायमंड भी एक कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन की फॉर्म है। सारा का सारा डायमंड वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेफाइट में। तो आप अगर लाखों रुपए का डायमंड खरीद के लाए हो, वो चंद रुपयों की ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा आपको चलेगा? है? तो आदमी डायमंड खरीदते हुए डरता क्यों है? बोलो। पहला एस्पेक्ट चेक करते हैं, डायमंड अपने आप कन्वर्ट होता है या नहीं। तो हमने फिजिबिलिटी चेक करी कि बताओ भैया डायमंड अपने आप कन्वर्ट होता है या नहीं। तो इसका डेल्टा जी की वैल्यू पता है क्या पाई गई? नेगेटिव। अबे पॉजिटिव पाई जाती तो वो कभी कन्वर्ट ही नहीं होता अपने आप। कोई आदमी जरूरी थोड़े कि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर दो, अपने आप थोड़े करेगा। इसकी डेल्टा जी नेगेटिव पाई जाती है, मतलब अपने आप होगी। समझ रहे हो? और एक्सटेंट कितना परसेंट होगा? लोगों को लगता होगा शायद आधा पौना % कन्वर्ट होता होगा कि हमें पता नहीं लगता। भाई साहब इसका एक्सटेंट जो है 100% है। सारा का सारा डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्रेफाइट। हाँ, तो पहली चीज अगर मैं बात करूं फिजिबिलिटी, तो पहला क्या आता है कि रिएक्शन जो आपकी है वो फिजिबल है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होता है? 100% कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन थर्ड एस्पेक्ट पता है क्या है जिसकी वजह से लोग तसल्ली से खरीद बेच रहे हैं? बहुत स्लो है। मिलियंस ऑफ ईयर में कन्वर्ट होगा। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर। और मिलियंस ऑफ ईयर का मतलब ये है तुम पैदा होगे मर भी जाओगे, डायमंड खरीद बेच भी कर लोगे, रुपया प्रॉफिट भी कमा लोगे, सब कर लोगे, तेरा डायमंड ही दिख रहा होगा। अरे जिसके पालिया पड़ेगा वो ग्रेफाइट होगा, वो यूं ही लात मार देगा, चल निकलना तू डायमंड। अजी तू था ही नहीं कभी डायमंड। समझ के बात नहीं समझे?
तो ध्यान देना, ये रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है ना, क्या है इसकी काइनेटिक्स, बहुत ज्यादा स्लो है। इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। ओ भाई, मिलियंस ऑफ ईयर मजाक थोड़े है यार, समझ गए, कन्वर्ट होने के लिए। तो सिर्फ ये रिएक्शन स्लो है जिसकी वजह से लोग कॉन्फिडेंट है, खरीद रहे हैं इसकी वो जितना खरीदना है तुझे, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद हम मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की डिटेल स्टडी पर। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान देना, आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ आपको, रिएक्शन। रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होता है काइनेटिक्स को, अब मैं वर्ड यूज करूंगा स्पीड ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रेट पैसों वाला रेट नहीं है, यहाँ पे रेट कौन सा है, स्पीड वाला रेट। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, कौन सी, N2 plus 3H2 gives 2NH3। और इसका रेट समझाने से पहले आपको एक बात ये बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे को मैं रात में निकला, मान लो 2-2:30 बजे के आसपास निकला, 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो कितना मिनट लगेगा गाड़ी से अगर जाना है तो? मात्र 20-25 मिनट। मैं कहता हूँ आप हौली हौली भी चलोगे तो 20-25 मिनट में पहुंच जाओगे 20 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी तेज चल रही होती है। रुकना होता है कहीं रात को? नहीं रुकना होता। वही अगर आप शाम को 5-6 बजे के आसपास निकले हो तो 20 किलोमीटर जाने में कम से कम 1-1.25 घंटा तो लगेगा। अरे मानते हो? तो एवरेज स्पीड कब ज्यादा आ रही है, रात के 2:30 बजे या 5-6 बजे? 2:30 बजे एवरेज स्पीड ज्यादा आ रही है ना। तो रात में एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। क्या थी? ओ सॉरी नहीं, रात में तो एवरेज स्पीड ज्यादा आ रही है ना। आप 20 किलोमीटर अगर 20 मिनट में जा रहे हो तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में चले जाओगे, नहीं चले जाओगे? बोलो भाई। तो ये बात कहां से आई कि आपका टाइम आपने देखा, अगर खाली था रास्ता तो आप तेजी से पहुंच गए, वही अगर भरा था तो धीरे धीरे। अगर रास्ता भरा हुआ था, आपने 20 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया सपोज, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरे रास्ते गाड़ी 20 की स्पीड में कांस्टेंट चली थी। बोलो, अगर आपकी एवरेज जो स्पीड है भीड़ भाड़ वाले इलाके में से निकलने की, भीड़ भाड़ मतलब जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, 20 किलोमीटर आपको जाने में 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि 20 की स्पीड में चली थी गाड़ी। क्या मतलब है उसका? कहीं 50 भी चली होगी, कहीं 40 भी चली होगी, कई जगह 1-1 मिनट तक रुक भी गई होगी। समझ गए बात? तो दो तरह की स्पीड होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड से चल रही है। समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने चेक किया गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही थी, दूसरे इंस्टेंट पर देखा मैं ऐसी वो रुक गई थी। समझ गए? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या आया मेरा, एवरेज स्पीड। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने देखा वो भाई साहब गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, पता चला आगे 0 पे रुकी पड़ी है। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। रिएक्शन की ना 2 टाइप की रेट होती है, एक होता है एवरेज रेट और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पर ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिएक्शन एक होता है क्या, एवरेज रेट, और एक क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस रेट। अब आपको डायरेक्ट ना ये चीजें अप्लाई करना मैं आपको इस रिएक्शन पे सिखाता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। यहां पर ध्यान दो बच्चों, पहले लिखो मत, पहले आप इसे समझ लो तसल्ली से। आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, इस N2 में अगर एक मॉलिक्यूल N2 पे यूज हो रहा है तो H2 पे कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं? 3। तो ज्यादा स्पीड में कौन खत्म हो रहा होगा, N2 या H2? ज्यादा स्पीड में H2। अरे भाई N2 जब 1 चाहिए तो H2 कितने चाहिए? 3। समझ रहे हो? तो H2 के जब 6 मॉलिक्यूल मतलब टोटल 6 मॉलिक्यूल खत्म हो चुके होंगे तो N2 के मात्र कितने खत्म होंगे? 2। यही बात समझ? तो ज्यादा स्पीड में तो H2 खत्म हो रहा है ना। अरे बोल लो भाई। तो बात ये है कि H2 के खत्म होने का रेट थोड़ा फास्टर है, N2 के खत्म होने का रेट थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल जो स्पीड चल रही यार, जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, मेरी बात सुनना, जितनी स्पीड में आपकी रोटी खत्म हो रही होती है, क्या उसी स्पीड में आप अचार भी खाते हो? मम्मी एक रोटी खत्म, एक अचार भी खत्म, दूसरा अचार दो, मम्मी दूसरी रोटी खत्म, दूसरा अचार भी खत्म, ऐसा होता है क्या? अरे अचार अपनी स्पीड से खत्म होता है, अचार खाते हैं इतना इतना।
रोटी थोड़ी ज्यादा खाते हैं। अब यूं तो नहीं है ना कि मम्मी 4 रोटी खत्म, 4 कटोरी सब्जी भी दे दो, वो भी खत्म होली। समझ बात को? मतलब पागलपन है ना यार, 4 रोटी के साथ 4 कटोरी सब्जी खा जाना और 4 अचार खा जाना। क्या कर रहे हो भाई? मेरी बात सुनना, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 1 कटोरी सब्जी खत्म हुई होगी और अचार आधा भी नहीं हुआ होगा शायद। तो ज्यादा तेजी से क्या खत्म हो रही है? रोटी। सब्जी उससे कम तेजी से खत्म हो रही है। अचार तो समझ रहे हो ना? और चटनी और कम। अब यूं मत क्या ना जी मैं तो चटनी ज्यादा खाता हूँ, तुम्हारा क्या है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन चटनी का इसलिए ना से तो थोड़ा फास्ट। चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, H2 थोड़ा तेजी से खत्म हो रहा है और N2 थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन तो एक हिसाब से ही चल रही होगी ना, कि ओवरऑल रिएक्शन का एक जो रेट होगा, स्पीड होगी, वो एक पर्टिकुलर ही होगी। माना कि ये थोड़ा धीरे है उस रिएक्शन में, ये थोड़ा तेज है, ओवरऑल तो एक हिसाब से ही बन रहा होगा। तो अब मेरी बात सुनो, एक होता है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। क्या होता है? एक रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो यहां पर ध्यान देना भाई, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। और बच्चों आपको एक बात बताऊं, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को और क्या क्या टर्म्स लिख सकते हैं? रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं गाइस? रेट ऑफ रिएक्शन। या सिंपली क्या लिख सकते हैं? रेट। अगर मैंने सिंपली रेट भी लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी रिएक्शन का रेट पूछ रहा हूं, इंडिविजुअल स्पीशीज का नहीं पूछ रहा। अरे बोलो भाई। या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? ROR। तो ये सारी चीजें क्या सिग्निफाई कर रही हैं? कि भैया मेरे को रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बता दे। अब सिर्फ सामने ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं। रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ना किसी की भी टर्म्स में बताया जा सकता है, चाहे इस रिएक्टेंट की टर्म्स में, चाहे इसकी टर्म्स में, चाहे NH3 की टर्म्स में। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है हमारे रिएक्टेंट। अब मेरी बात सुन, अगर तू N2 की टर्म्स में बता रहा है ना, तो तू ऐसे लिखेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। और आप एक बात बताओ, रिएक्टेंट घट रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं? रिएक्टेंट क्या होते हैं? घट रहे होते हैं ना। और चेंज जो मैं निकालता हूं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल निकालूंगा, तो N2 की फाइनल कंसंट्रेशन तो घट के कम हो जाएगी। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा तो चेंज नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? हाँ। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं आगे क्या लगाता हूँ? माइनस। क्यों माइनस लगाया बताऊं? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और जो चेंज आएगा उसका नेगेटिव आएगा, जबकि रेट नेगेटिव। यही रेट पता है, ये मान लो ये वैल्यू 400 देता है। क्या वैल्यू दे रहा है ये? अरे मुझे नहीं पता यार क्या वैल्यू दे रहा है, मैंने लेट क्या कर लिया, ये क्या वैल्यू दे रहा है? 400। मैं अभी इसकी यूनिट भी आपको नहीं बता रहा। तो जो रेट इसने दिया ना, वही रेट अगर आप इसकी टर्म्स में निकालोगे ना तो सेम ही आएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दो। इसका कोएफिशिएंट कितना है? पहले चेक कर रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। आपको चेक कर लेना है कि रिएक्शन बैलेंस हो। तो -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में चेंज इन टाइम। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। अरे बोलो 1/3 क्यों किया? फिलहाल इस बात को याद कर लो, ये बात समझा भी दूंगा। फिजिबल नहीं, ये रिएक्शन फिजिबल है, इसीलिए मैं इसकी काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं। वी नो दिस रिएक्शन इज, वरना मैं काइनेटिक्स की बात पे आता ही नहीं। अरे बोलो भाई, मेरी बात सुनो। नेगेटिव किस लिए लगा? क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन नेगेटिव में आती है चेंज, तो हम उसे नेगेटिव करके क्या कर देते हैं? पॉजिटिव। और जो कोएफिशिएंट हो ना, वो कोएफिशिएंट क्या कर देना है? अपॉन में। और बाकी चेंज इन दैट कंसंट्रेशन दैट रिएक्टेंट की अपॉन में चेंज इन। मान लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 400 आएगी ना, तो ये भी सॉल्व करके क्या आंसर देगा? मतलब ये रेट अलग दे रहा है क्या? अरे जो रेट रिएक्शन का इसने दिया है इस वाले ने, वही तो ये दे रहा है। अगला, अगर आपको इसकी टर्म्स में निकालना होता तो क्या लिखते? 1/2 प्लस। 1/2। अरे बोलो प्लस क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है, और बढ़ता है तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आया। प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन में चेंज इन
ये भी आंसर पता है क्या देगा? तो आप एक बात बताओ, आप रेट ऑफ रिएक्शन चाहे किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो, क्या आप कभी ऐसा कहोगे यार पता नहीं इसकी टर्म्स में निकाल रहा हूँ रेट सही आएगा भी कि नहीं आएगा? तीनों से रेट क्या आ रहा है? 400 सेम। अब वो 400 है या 500 है वो मुझे वैल्यू नहीं पता। अच्छा मैंने अभी आपको इसकी यूनिट्स भी नहीं समझाई। इज दैट क्लियर? इसको फटाफट लिखो, इसको जल्दी से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ ध्यान देना, आपने रेट ऑफ रिएक्शन चाहे N2V टर्म्स में निकालो, चाहे H2V टर्म्स में निकालो, चाहे अमोनिया की टर्म्स में, आंसर क्या होगा? 400 तो मेरी मानी हुई वैल्यू है, मुझे नहीं पता आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो रेट आपको निकालना है अगर ओवरऑल रिएक्शन का, तो आपको क्या करना है, जो भी स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट अपॉन में कर दोगे। अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव डाल दोगे, अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव डाल दोगे, और अपॉन में डेल्टा टी तो सबका सेम है। समझ गए भाई? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम निकालते हैं क्या? रेट ऑफ, क्या निकालते हैं? रेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। अरे बोल लो भाई। ठीक है, तो यहां लिखो भाई। अब मैं नेक्स्ट क्या बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के रिएक्ट करने का रेट, समझ गए? या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म होने का रेट, यहां पर ध्यान दो। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लो मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है ना, तो बस आपको कोएफिशिएंट यूज नहीं करना। अरे बोलो भाई, कोएफिशिएंट यूज नहीं करना, सीधा आप लिखोगे माइनस डेल H2 अपॉन में डेल T। क्यों कोएफिशिएंट नहीं लिया? क्योंकि मेरे को अब ओवरऑल रिएक्शन का नहीं निकालना। और इसको पता है क्या लिख सकते हैं? इसी को मैं लिख सकता हूं क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की जगह और क्या वर्ड यूज कर सकता हूं? वैनिश, डीकॉम्पोजिशन ऑफ H2। अरे यार जितने भी वर्ड हो सके वो कर लेना, या अगर सिंपल आप ये भी लिख दोगे ना रेट ऑफ H2, तो अब आपको ये बात खुद ही पता लगानी पड़ेगी कि वो रेट ऑफ H2 में ये डिसअपीयरेंस है या फिर अपीयरेंस है, क्योंकि ये वो तो आप चेक कर लोगे ना यार रिएक्टेंट में है या फिर, समझ गए? वही अगर प्रोडक्ट का होता तो प्रोडक्ट का कैसे लिखते बेटा? यहां ध्यान दे, चेक करना। यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट यूज किया? कोएफिशिएंट यूज नहीं किया। अब नेक्स्ट आ जाओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, चाहे आप इसी को क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, या आप इसी को क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या आप इसी बात को क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ अमोनिया। बोलो जी, सबका आंसर क्या निकलेगा? सबका आंसर निकलेगा कोएफिशिएंट लूं या ना लूं? कोएफिशिएंट नहीं लेना, प्लस डालना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डालना है, अपॉन में क्या डालना है गाइस? चेंज इन टाइम। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुनना। तुमने वो बात सुनी है, असली मजा सबके साथ आता है। अबे सुना ही नहीं सुना जेठालाल? सोनी सब पे आता है ना, असली मजा सबके साथ आता है। मेरी बात सुनना, अगर आपको पूरी रिएक्शन की बात करनी है ना रेट की, तो आप कोएफिशिएंट लेकर के चलोगे। एक बात बता, इंसान को अगर सच में ग्रो करना है तो वो मैं करके ग्रोथ करेगा या पूरी सोसाइटी को लेके चलेगा? पूरी सोसाइटी को लेके चलेगा, तब एक लेवल की ग्रोथ मिलेगी। खाली मैं करेगा तो लोग कहेंगे मतलब ही जरूर जरा यहाँ से हम नहीं इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब इंसान है अपना अपना देखता रहता है। समझ रहे हो बात? तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन चाहिए ना, तो कोएफिशिएंट को कंसीडर करना है। अरे सबको कंसीडर करना है यार, कोएफिशिएंट को भी करना है। अगर इंडिविजुअल की बात आई तो कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना। ये वाली बात बस याद रखना कि ओवरऑल चाहिए तो सबको कंसीडर करो, मतलब कोएफिशिएंट भी, और अगर इंडिविजुअल निकालना है तो कोएफिशिएंट को कंसीडर मत करो। अब इसी चीज का क्वेश्चन आपको करके देता हूं, ये सारा लिख लो तसल्ली से। तो बच्चों इसी बात को जनरलाइज कर देते हैं। क्या जनरलाइज करना है, ध्यान देना। मैं आपको क्या कह रहा हूं
यूज करना है कोफिशिएंट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिख लो यूज कोफिशिएंट, यूज कोफिशिएंट, अबे यूज की जगह कंसीडर लिख लो, कंसीडर कोफिशिएंट व्हेन फाइंडिंग रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अरे बोलो जी, एंड डू नॉट यूज कोफिशिएंट व्हेन फाइंडिंग रेट ऑफ इंडिविजुअल, अरे बोलो इंडिविजुअल स्पीशीज। अरे बोलो भाई, इस वाली बात को स्टार बना करके लिख लो, ठीक है गाइस, स्टार बना के इस वाली बात को आप लिख लो। चलते हैं आप एग्जाम्पल पर। बच्चों यहां ध्यान देना, आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपकी किताब का इंडेक्स क्वेश्चन है, लिखा है कि इन रिएक्शन 2A2 प्रोडक्ट, आपको ये नहीं बताना रिएक्टेंट कौन है, बस वो ये कह रहा है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट के आगे 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसका ये मतलब है। तो कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन 2A2 प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इनिशियल कितनी थी 0.5 मोल पर लीटर, और वो कितनी हो गई बाद में 0.4 मोल पर लीटर, और कितना टाइम लगा 10 मिनट। तो अब याद ध्यान देना, अब वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन दिस इंटरवल। बोलो गाइस, इन दिस इंटरवल आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कैसे करना है, यहां ध्यान दो, सॉल्यूशन। आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आप बताओ, कोफिशिएंट कंसीडर करूं या ना करूं, करूं ना, क्योंकि रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन निकालना है। -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम। अरे बोल दो भाई, बोल दे, वैल्यू क्या हो गई -1/2, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, ए की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, और कॉन्सेंट्रेशन को पता है किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। यहां चेक करो, -½ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है गाइस 0.4 माइनस 0.5, और यहाँ पे यूनिट क्या है मोल पर लीटर, और यहाँ नीचे क्या है 10 मिनट्स। तो ये कितना आया गाइस -1/2 मल्टीप्लाई -0.1 अपॉन में 10, और ये आया मोल पर लीटर पर मिनट। तो चेक करके देखना भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, अरे बोल दे, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये आपका हुआ 0.01 डिवाइडेड बाय 2 मोल पर लीटर पर मिनट, और 0 ये काट देना 0.01/2 को, जो आंसर आएगा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आप ये चाहते हो ना कि मेरा आंसर मोल पर लीटर पर मिनट में ना आए, पर सेकंड में आ जाए, तो नीचे टाइम 10 को ना 60 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो आंसर समझ रहे हो, तो वो किसमें आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड्स। तो यहां से हमारे को पता है क्या पता लगा कि रेट की जो यूनिट होती है ना, जो रेट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। अरे बोल भाई, पर यूनिट सेकंड भी हो सकती है, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकती है, या फिर मोल पर लीटर क्या हो सकती है, और पर आर। अबे अब आप या चाहे किसी में भी बता दो, पर वीक बता दो, पर ईयर बता दो, पर लाइट ईयर बता दो। अरे समझ रहे हो? और मेरी बात सुनना, मोल पर लीटर को क्या कैपिटल एम लिख सकते हैं? अरे बोलो, मोल पर लीटर मोलर ही तो होता है, तो इसकी जो यूनिट्स आई है उन्हें क्या लिख सकता हूं मैं, और चेक करके देख, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 0.01/2 मोलर पर मिनट। इज दैट क्लियर? फटाफट इसको लिखेंगे। अब बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, देख कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि N2O5 जब ब्रेक होता है ना तो वो NO2 और O2 में कन्वर्ट होता है,
ठीक है। उसके बाद कह रहा है N2O5 की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, इनिशियल 2.333 और फाइनल 2.08 है, कम हो गई ना। और ये कम होने में इसने कितने टाइम लिया है? 184 मिनट। 180 मिनट का 3 घंटे हो जाता है, मतलब 3 घंटे 4 मिनट कितना खत्म होने में उसने लिया है। अब वो क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या है ना, कोई स्पीशीज का नाम तो ले नहीं रहा, मतलब एवरेज रेट का मतलब होगा ओवरऑल रिएक्शन कितने में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। पहले मेरी बात सुनो, क्या लिखा है? सेकंड्स। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान देना, मेरी बात समझो। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि टाइम मेरे को दे रखा है 184 मिनट्स, तो इसको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 184 into 60 सेकंड्स, अरे बोल दे। या फिर अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आवर में, तो 180 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। अरे मानते हो नहीं मानते? 184 ओ माय मिस्टेक, 184 समझ गए? तो आपको टाइम कन्वर्ट करना तो दिक्कत नहीं है ना, अरे टाइम कन्वर्ट करके लिख लेना भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान दो, आपको एवरेज रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो ये लिखो भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा गाइस? ये लिखा जाएगा -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन में क्या गाइस? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या आएगा? N2O5 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस, हाँ तो यहाँ पर लिख लो -12, और ये आएगा आपका N2O5 के फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस N2O5 का क्या गाइस? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होल अपॉन में क्या? चेंज इन टाइम, और चेंज इन टाइम तो पहले मिनट्स में ही डाल देना, तो ये आपकी वैल्यू आ गई -12, और फाइनल कितना है? 2.08 माइनस 2.33, और नीचे चेंज इन टाइम क्या है? 184 मिनट। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? ये आपकी आ जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व कर लोगे? अरे बोल लो भाई, ले सॉल्व करके मैं इसे फटाफट बता देता हूँ। 8 और 33 कितना फर्क आया इसके बीच में? ये वैल्यू आई -1/2, और ये वैल्यू आई -0.25 डिवाइडेड बाय कितना? 184। दिखाई दे रहा है? ये लिखा हुआ है इसमें, है? दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यू आपकी फाइनल सॉल्व होके कितनी आ जाएगी? 0.25 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 184, फिर डिवाइडेड बाय क्या? 2। तो ये वैल्यू आ गया 0.00067। क्या वैल्यू आ गई? 0.00069। ये आ गया इतने मोल पर लीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? फटाफट लिखेंगे इसको। मेरी बात सुन भाई, ये तैने निकाला किसमें? पर मिनट में। Yes. अगर तेरे को यही चाहिए होता कि मेरे को सेकंड में चाहिए, तो नीचे टाइम में 184 मिनट डालने की जगह क्या डाल देते? 184 into 60। तो मोल पर लीटर पर सेकंड। अरे बोलो भाई। Yes. और भाई अगर तेरे को आवर में चाहिए होता तो 184 by 60 नीचे डाल देते, 60 ऊपर चला जाता, तो पर आवर में आ जाता। Yes. नेक्स्ट तो बाकी दो पार्ट कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ। बाकी दो पार्ट आपके खुद हो जाए। हो। अब यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट हमें निकालना है ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। पहले तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 चाहिए तो कोएफिशिएंट कंसीडर करूं या ना करूं? नहीं करूंगा ना। तो यहाँ पर आ जा, सेकंड पार्ट इसका क्या है? मेरे को चाहिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो अब सिर्फ NO2 का निकालना है ना, तो मेरे को कोएफिशिएंट कंसीडर नहीं करना, सिर्फ मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में चेंज इन, अरे बोलते भाई लेकिन यार मेरे को NO2 की कंसंट्रेशन तो दे ही नहीं रखी। लेकिन मेरी बात सुन, ओए लिखेगा कोई नहीं, मेरी बात सुन पहले। क्या जो ये रेट निकला है, ये रेट सिर्फ इसके हिसाब से ही निकला है या बाकियों के हिसाब से भी यही आएगा? बाकी के हिसाब से भी यही आएगा। आओ यहाँ ध्यान दो। तो अगर मैं कहूँ रेट ऑफ, तुम्हें ये बात पता लग रहा है ना, मेरे को ये निकालना है। मेरी बात सुन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं NO की टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? प्लस 1/4
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन में चेंज इन, अरे ये तो लिखूंगा कोफिशिएंट काका कोएफिशिएंट इसलिए लिया क्योंकि मैं रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अगर इसकी टर्म्स में निकालता तो कोएफिशिएंट लेता ना। अरे बोलो यार, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन ये दे, चाहे ये दे, चाहे ये दे, आंसर तो वही आएगा ना जो है। तो मेरे को सिर्फ ये निकालना था, लेकिन मेरे पास NO2 की कंसंट्रेशन बहुत करीबी है। NO2 की कंसंट्रेशन नहीं है तो कैसे निकालूंगा? यहाँ ध्यान दे, मैंने ना चाल पता है क्या चली कि NO2 भाई अगर तुम ओवरऑल रेट निकालते तो क्या निकालते? NO2 भी खुश, भाई मैं तो ये निकालता। अच्छा कोएफिशिएंट कंसीडर करते? कहता हाँ भाई वो तो होता है। अरे बोलो, तो कोएफिशिएंट कंसीडर करता तो भी तो आंसर यही निकाल के देता सुतरे। तो मतलब रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन तो तुम्हें पता है ना, 0.0000679 मोल पर लीटर पर, अरे यही तो आंसर निकाल के देता भाई। बोलो, समझ गए? मेरे को इसकी वैल्यू पता है, निकालनी सिर्फ किसकी है, मतलब चेक करके देख ले भाई, लाल कहाँ है? लाल ये रहा। सिर्फ इसकी तो वैल्यू निकालनी है मेरे को। हाँ जी। तू क्यों है? तू नहीं होता तो जस्ट यू आंसर आ जाता मेरा। कोई नहीं भाई, ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। यही बात समझ, मतलब एक ही टर्म में अगर तेरे को रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन पड़ा है ना, पता है, तो दूसरे वाले से रिलेट कर, वो रिलेट कर दे उसका ओवरऑल का, और वो निकालने के लिए बस तेरे को यही सब तो लीव करना है। बाकी जो क्वेश्चन बचा ले जा। चल भाई हो लिया तू तो 0.0000679 into 4 मोल पर लीटर पर मिनट। क्या आंसर आ गया? प्लस डेल NO2 बाय, अरे काका यही तो निकालना था। अरे मौको अब तो कर लोगे, डन हो गया। ये अगर क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स में आएगा? अगर तीनों उसमें दे रखा होगा आर, मिनट, सेकंड और ये निकालना होगा तो 5 नंबर का। वरना अगर किसी एक में निकालना होगा और दूसरे से रिलेट कराना होगा तो कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स। मतलब डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या पूछा है, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का ये आपके पेपर में आ सकता है। सो दिस वाज रुक, दिस वाज ऑल अबाउट माय रेट ऑफ रिएक्शन। इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है, हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।